सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी फाइनेंशियल लिटरेसी न्यूमेरिकल जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे अंडर दिस वीडियो। सबके एक एक दो दो पॉइंट कवर करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आई विल शेयर यू द प्रैक्टिस शीट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर लिंक से एक्सेस ना हो तो डोंट वरी, जस्ट पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर टू गेट एडेड इन दैट ग्रुप एंड आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम सबसे पहले हम टॉपिक जो कवर करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के न्यूमेरिकल्स का, वो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज कंपाउंडिंग टेक्निक, सेकंड इज डिस्काउंटिंग टेक्निक, थर्ड इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो एंड फिफ्थ इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक की, जो हमारा सबसे पहला फॉरमोस्ट टॉपिक है। तो जो कंपाउंडिंग टेक्निक होता है आपका, कंपाउंडिंग टेक्निक इज सेम एज दिस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला मेथड जो आपने अपने छोटी क्लासेस में 8th 9th में करा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे आप। उसका फॉर्मूला यही होता था ना, अमाउंट इक्वल्स टू P1+R/100n। ये सेम फॉर्मूला आपका यहाँ यूज होगा। बस इसमें जो अमाउंट है वो रिप्लेस हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू से, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू से, एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कंपाउंडिंग टेक्निक में कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, मान लो कि आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, उसका जो सामान आपका आज आ रहा है, क्या 20 साल बाद भी 10,000 रुपए में वही सामान मिल पाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा ना। तो किस रेट से कितना वैल्यू कम हो जाता है वो सब हम निकालना इसमें सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करो इफ वी आर इन्वेस्टिंग 60,000 रुपीज फॉर 5 years एट 9% पर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। फॉर्मूला आपको दे रखा है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना। फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1+R की पावर n। ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है कि अगर मान लो कि अगर आप 60,000 रुपए के हिसाब से, अगर आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए 9% के ब्याज पे, कंपाउंडेड ब्याज पे, तो आपके पास 5 साल बाद कितने पैसे आएंगे? तो आपने जैसे देखा होगा जो इंश्योरेंस वगैरह वाले होते हैं ये भी यही सब तो करते हैं। ये आपको क्या कहते हैं, आप इतने इतने पैसे दो हमें हर साल, आपको इतने पर्टिकुलर साल बाद आपको 8 लाख रुपए मिल जाएंगे 5 लाख इन्वेस्ट करने से। तो क्या वो डिसीजन सही होगा? वो सब आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे निकालना। तो मान लो अगर कोई आपको कहता है कि आप हमें 60,000 रुपए जमा करो और 5 साल बाद हमसे 80,000 रुपए ले जाना, और अगर आप रेट आपका 9% ही उस टाइम चल रहा है, जो आपको पता लग जाएगा रेट, इंटरनेट वो अपनी गूगल वगैरह पे रेट आप चेक कर सकते हो। तो उससे आप चेक कर सकते हो कि जो आप इन्वेस्ट करोगे 80, वो कह रहे हैं कि 80,000 रुपए वो देगा, पर हमारा जो 9% पर कंपाउंडेड एनुअली जो ब्याज है उससे हमारे पास 92,000 रुपीज आ जाएंगे। तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। तो यही सब चीज आपको निकालनी सीखनी होगी। तो हमने क्या करा इसमें, पीवी प्रेजेंट वैल्यू की जगह 60,000 रुपए लिख दिया, और जो रेट था 0.09, उसको रेट हमारा 9% और 9% को हमने लिख दिया 0.09, और पावर पे क्या लिख दिया 5। ठीक है। तो 60,000 इंटू 1.09 की पावर 5, तो हमारा जो वो आ गया, हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया 92,317। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेता है। ठीक है। 9% था, 1+RN होता है तो 1.09 हुआ। वेट, 1.09, और इसको ये क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। ठीक है। तो कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप स्क्वायर, वेट, स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ गया, ये इसका क्यूब आ गया, एक और प्रेस करोगे तो 4 आ गया, फिर फिफ्थ उसका आ गया। तो कितना अमाउंट आया हमारे 1.53 समथिंग आया। तो हमने अगर हम ये 1.09 क्या आया हमारा 1.53 समथिंग। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.538 से, कितना आ रहा है 92,280। वही उसी के आसपास हमारा आंसर है। तो ये याद रखना, हमारा आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली फिगर आएगी। जैसे कैलकुलेटर में आपने देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा था वो 92,280 आ रहा था, पर इसमें 92,317 लिखा है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं।
और वो अप्रोक्सीमेट आप लेकर चल रहे हो। जैसे मैंने पूरा नहीं लिया, अगर मैं पूरा लेकर चलता जो वो डेटा था तो मेरा ये आंसर आ जाता, राइट। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें क्या, ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैं कराने वाला था पर मैं भूल गया था, ये होमवर्क के लिए दिया है। ठीक है, ये सेम है, सब कुछ सेम है। क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए 10% के ब्याज से, तो आपके पास कितने पैसे होंगे। पैसे पता लगे तो अपने पापा मम्मी को ही बताना कि एफडी वगैरह में डाल, जो LIC वगैरह कर रहे हैं वो बेकार है, मतलब बेकार नहीं कहूंगा मैं ओपनली, पर LIC वगैरह से आप चेक करना कि जो आपको पैसा रिफंड, जो मतलब पैसा आ रहा है आपको, क्या वो वर्दी है, क्या जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता रहा है आपके पैसों की उससे ऊपर मिल रहा है, उसके बराबर मिल रहा है तो इन्वेस्ट करो, पर उससे कम मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम करते हैं फ्यूचर वैल्यू का। आप कर, आई होप कर लोगे, डाउट आते तो पूछ लेना। हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1+i/n इज टू पावर n-1। ठीक है, जहां पे जो i है वो क्या होता है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, n क्या होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडेड पीरियड। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो स्टूडियो स्टॉप है वो डिपॉजिट करता है 1 लाख रुपए एट 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% के ब्याज पे वो पैसा डिपॉजिट करता है, कंपाउंडेड मंथली, या ये याद रखो मंथली कंपाउंडेड है। मंथली कंपाउंडेड है तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट रेट हमारा 12% है और ये नंबर ऑफ ईयर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये मैं बताता हूँ इसका लॉजिक आपको। ठीक है, एक सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये कंपाउंडेड मंथली है, पहले वाला नॉर्मल था। अगर कंपाउंडेड मंथली होता है या कोई भी कंपाउंडेड होता है, मान लो मंथली दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, मंथली कंपाउंडेड होता है तो एक मंथ में कितने वो होते हैं, साल 12, एक मंथ में कितने, सॉरी एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने मंथ होते हैं एक साल में उसको उससे डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट को, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड, ये हो गया हमारा मंथली वाले केस में। ठीक है, अब आपको अगर मंथली समझ आ गया है तो आप वो क्वार्टरली वगैरह भी इजीली निकाल पाओगे। अगर मान लो क्वार्टरली निकालना है तो उस केस में क्या करोगे आप, ठीक, क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में हो गया आपका चार, मतलब क्वार्टरली कितने कितने क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने क्वार्टर होता है ना, तो I डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ऐसे क्वार्टरली का निकल गया। ठीक है, ऐसे आप सब चीज का निकाल सकते हो जैसे क्वेश्चन में आपसे डिमांड करा जाए। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो स्टूडियो स्टॉप है वो डिपॉजिट करता है 1 लाख रुपए एट 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर जो पैसा है आपका कंपाउंड मंथली कंपाउंड हो रहा है, जितना ज्यादा जल्दी कंपाउंड होगा, डेली कंपाउंड होता तो और ज्यादा रिटर्न मिलता, जितना ज्यादा जल्दी कंपाउंड होगा उतना ज्यादा आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो कैसे निकालोगे आप, E इक्वल्स टू 1+i टू रेज टू द पावर i डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई n-1। इंटरेस्ट रेट 12% था, सिंस जो आपको मैंने बता दिया ये लॉजिक, कंपाउंडेड पीरियड जो मंथली है तो इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंडेड पीरियड को 12 लिया हमने, 1 मल्टीप्लाई 12 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 1+12% बाय 12 रेज टू द पावर 12-1। अब इसको निकालना सीखते हैं। देखो पहले क्या दे रखा है आपको, ये 12% है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, 1% हुआ, 1% को हम लिख सकते हैं 0.01, तो 0.01 लिख देते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई, सॉरी 0.01 तो ये आया, ये 1 है तो 1.01 लिख देंगे, 1.01 मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमारा जो ये आया अमाउंट कितना आया, 1.126 समथिंग आया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना होता है, सिंपली स्टार्टिंग में जो आपने करा वो आपका स्क्वायर आ गया, एक और बार करोगे तो क्यूब आ गया, फिर 4 5 6 ऐसे निकल जाता है। कितना है, 1.126 आया हमारा, ये 1.126 आया, और माइनस इसको किससे करना है, -1 से। तो जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कैसे निकालेंगे, ये हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.6%। जो हमारा वो होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 12.6%। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आई होप आप सीख गए होंगे निकालना।
ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट, मैं जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कम्युनिटी भी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जो आपका कैश फ्लो है, जो आप हर महीने हर साल जमा करा रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करना। तो क्या कह रहे हैं, ये मिस्टर ए जो है वो डिपॉजिट करते हैं हर साल के एंड में 500 रुपए, 1800 रुपए। मिस्टर ए की जगह आप अपना नाम या अपने पेरेंट्स का नाम लेके सोच सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, हर महीने डिपॉजिट करते हो, एफडी कराते हो 500 रुपए की, कभी 1800 रुपए डाल दिए, या कभी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो आप, कहीं 500 रुपए, कहीं 1800 रुपए, कहीं 200, 300, 200, जैसे जैसे आपका बजट होता है। ठीक है, एट 5%, 5% के उस पे ब्याज पे। ठीक है, अब आपको कंपाउंडिंग टेबल का यूज करके जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि इन पैसों की फ्यूचर में वैल्यू क्या रहेगी। अब ये निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ बाय हैंड। पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी एग्जाम में। एंड ऑफ ईयर, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिख देना, एनुअल डिपॉजिट में कितना कितना आप डिपॉजिट करा रहे हो। कंपाउंडिंग ईयर ऑप्शनल है, लिखना तो लिखना, नहीं लिखना तो मत लिखना, इसका ज्यादा कुछ खास काम होने वाला नहीं है। अब आपको कंपाउंडेड फैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा, पहले कंपाउंडेड फैक्टर निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि कंपाउंडिंग फैक्टर, जो मैंने कंपाउंडिंग ईयर्स बोला था जो आपको, वो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये करते टाइम। तो अब और कंपाउंडेड फैक्टर कैसे निकालोगे, जो हमने देखा था 1+5/100n, है ना। तो अब 1.05, अब कितने साल के लिए, इसमें 500 रुपए पे कितने साल कंपाउंडिंग होगी, 4 साल कंपाउंडिंग होगी। तो क्या करेंगे हम, 1.05 × 4। अब देखते हैं करके 1.05 × 4 कितना आएगा, क्योंकि इस पे 4 साल की कंपाउंडिंग लगेगी, पहले साल में जमा करा रहे हो तो। और आपको पैसा कब मिलने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है 5 साल बाद। ठीक है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी, इसमें सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग हो रही है आपकी, है ना। 1.05 मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब 4 दिन का निकल गया, 4 साल का। ठीक है, 4 साल का निकल गया हमारा। अब उसी वे में हम 3 साल का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, 1 साल का, 0 साल का। सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। अब उसमें तो 4 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर लगाता है, इसमें 3 साल का लगेगा। 1.05 मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब। ठीक है, कितने साल का लग गया, 3 साल, क्यूब 3 होता है ना, 1.157। इसमें कितने का लग गया, 1.157 का, 0.157। अब 2 साल का लगाएंगे। ठीक है, अब मैं दिखा नहीं रहा बार बार कैलकुलेटर, आप खुद देख लेना, आप आई होप समझ गए होगे। मैं साइड पे कर देता हूँ, 1.1025, 102, और यहाँ पे लगेगा आपका कंपाउंडिंग फैक्टर 4 से 5 साल, 1 साल का लगेगा, 1 साल का लगेगा तो 1.05। इसमें तो आप 200 रुपए जो जमा करा रहे हो उस पर कोई कंपाउंडिंग फैक्टर लगे ना, उसी साल तो आप करा रहे हो, 5 साल बाद आपको वो मिल जाएगा पैसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एनुअल डिपॉजिट को कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। करके देखते हैं, 500 मल्टीप्लाई 1.216 608। ठीक है, 608। और इसी वे में हम करेंगे अपना आगे का 1800 मल्टीप्लाई 1.157 2082। इसकी वैल्यू जो 1800 है आपकी, 5 साल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2082। 3 साल का कंपाउंडिंग ईयर लगाना है इसमें तो। ठीक है, और सिमिलरली 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.102 से, 220.4 हो गया। 220.4 मतलब मैं 221 मान लेता हूँ इसे। और 300 रुपए पे कितने का लगा, वेट, 300 मल्टीप्लाई 1.05, 315, राइट। और ये हमारा जियो का तो रहेगा, 200 रुपए हमने डाले थे और 5 साल बाद मिलेंगे तो वही रहेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। अब फ्यूचर वैल्यू कैसे निकल जाएगी आपकी, ओवरऑल पैसा जमा कराने की निकाल लेते हैं वो भी। मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने पैसे निवेश करे थे वो 3,000 रुपए करे थे, और बदले में हमें जो पैसा मिला वो 3,426 रुपए मिला। हमें 426 रुपए का प्रॉफिट मिला अगर हमने जमा कराया था इस तरीके से। तो ठीक है, 5% के ब्याज पे भी मिनिमल जो जमा कराया था हमने उस पे भी हमें 426 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे हम? डिस्काउंटिंग के लिए हमें, डिस्काउंटिंग क्या होता है? ये फ्यूचर वैल्यू का ऑपोजिट होता है। इसमें बोलेंगे आपको कि आपको मान लो 5 साल बाद अगर 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो उस 1 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, ये तो जाहिर सी बात है जो फ्यूचर में आपको पैसे मिलने वाले हैं, जो आपने मान लो 1 लाख रुपए निवेश किए, तो देर आर हाई चांसेस कि जो आपके पास अब पैसे होंगे उसकी वैल्यू 1 लाख से तो कम ही होगी। ठीक है, उसको डिटेल में समझेंगे, फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 4 years फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, डिस्काउंट रेट क्या है हमारा? 6% है। तो इसमें ये करेंगे हम, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.06 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, क्या करा हमने? कुछ नहीं करा। जो रेट था वो 6% का था। ठीक है, डिस्काउंट रेट है 6%, अब आपको दिख जाएगा। हाँ, डिस्काउंट रेट है 6%, राइट। तो हमने ये करा, जो 6% का डिस्काउंट रेट था उसको हमने 6/100 को लिख दिया 0.06। 1 प्लस 0.06 कितना हो गया? 1.06। अब क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ। 1.06 टू दी पावर 4 था, वही चीज करेंगे, इज इक्वल टू वाली आसान सी 1.06 मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब 4। ठीक है, 1.262 आया। अब हमें ये करना होगा, जो 10,000 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1.262 से। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर देंगे 1.262 से, करके देखते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड 1.262 7923। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 7923 समथिंग रुपीज अगर आपने जमा कराए होते 4 साल पहले, तो जो आपके पैसे थे, डिस्काउंट रेट अगर 6% है, 6% से अगर महंगाई बढ़ रही है आपकी या कंपाउंडिंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो 7,923 रुपए हैं उसकी वैल्यू आज 10,000 रुपए हो चुकी होती 4 साल बाद। ठीक है, यही कह रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। तो ये क्या कह रहा है कि इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिखते हैं एग्जाम में। तो ये कह रहा है कि स्टूडियो स्टॉप के पास भैया पैसा आ रहा है और वो उसने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपए एक प्रोजेक्ट में जिसकी लाइफ थी 5 साल की। हमने 5 साल के लिए एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया कि हमें भाई तेरा आइडिया समझ आ रहा है, हम 60,000 रुपए लगा रहे हैं। तो हमने जो 60,000 रुपए लगाए उसके बदले हमें क्या पैसे मिल रहे हैं? पहले साल वो हमें हमारे 60,000 रुपए लगाने के 1 साल बाद 10,000 रुपए मिल गए, अगले साल हमें 15,000 मिल गए, थर्ड ईयर में हमें 18,000, चौथे साल में 25,000, 5वें साल में 20,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 45,000, 50, 60, 78, 88। ठीक है, हमने 60,000 लगाए, मिले हमें 88। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि क्या ये वर्दी था लगाना? 5 साल बाद हमें जो 88,000 रुपए मिल रहे हैं वो वर्दी था लगाना? वो हम चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, वर्दी था? कमेंट सेक्शन में डाल देना आंसर, ये सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है। ठीक है, जो कैपिटल की कॉस्ट है, मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% का है हमारा। तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर ये पैसे हम यहाँ ना लगा के किसी एफडी वगैरह में डाल देते तो हमें 10% साल का मिल जाता। तो ये देखते हैं हमें वर्दी है या नहीं। तो हम उसके लिए निकालना सीखेंगे प्रेजेंट वेरिएबल फैक्टर ऑफ कैश फ्लो। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना था, यहाँ पे हमें क्या करना था, 1 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 है। यहाँ पे क्या आना था हमारा आंसर? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 आएगा ना, 1 प्लस 0.1 करोगे तो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, वही हमारा प्रेजेंट वेरिएबल फैक्टर होगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 0.909 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ऐसे ही करना है। फर्स्ट ईयर का इतना आ गया, सेकंड ईयर का कैसे निकालोगे? बस इज इक्वल टू प्रेस करना है, तो ये सेकंड ईयर का निकल जाएगा। ऐसे इज इक्वल टू प्रेस करते रहोगे तो थर्ड फोर्थ ऐसे निकलता जाएगा। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता था, इसमें डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। 0.909 फर्स्ट ईयर का था, सेकंड ईयर का क्या है 0.826, थर्ड ईयर का क्या है, कुछ नहीं करेंगे, वो इज इक्वल टू दबा देंगे, थर्ड ईयर का भी आ जाएगा
0.751, सिमिलरली सारी ईयर का ऐसे निकल जाएगा 0.683 और फिफ्थ ईयर का हो गया 0.620। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, हमारे जो कैश फ्लो था उसकी अब आज वैल्यू क्या रहेगी, जो हमने पैसे निवेश करे उसकी आज वैल्यू क्या थी, उसको अगर हम इतने रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें इतने साल बाद मिल जाते, तो हम कितने पैसे इन्वेस्ट करते वो देखते हैं। 10,000 को पहले मल्टीप्लाई करो 0.909 से, 9,090, ठीक है। और सिमिलरली 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, कितना आ गया 12,390, ऐसे ही सबका निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सब का हमने निकाल लिया और फिर जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आई थी कैश फ्लो की 64,473। इन्वेस्ट कितने करे थे हमने, ठीक है। ये क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कितने पैसा मिले माइनस कितने पैसा गए आपके, ठीक, कितने पैसे मिले थे आपको 64,473। आपको अगर आप उसको कैलकुलेट करते प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं अपने 80-85 हजार जो मिल रहे थे आपको, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू होती वो 64,473 होती। और आपने इन्वेस्ट कितने करे थे 60,000 रुपए। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे हम, शुड द इन्वेस्टमेंट बी मेड, क्वेश्चन था, यस इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एज क्लियर एज दैट, यस इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, राइट, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं रिस्क एंड रिटर्न की, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक था रिस्क एंड रिटर्न, वो और कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई नहीं, कर लो अच्छे से, आपको एग्जाम में फायदा देगा। तो रिस्क एंड रिटर्न, दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं आपके, एक हिस्टोरिकल रिटर्न, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हिस्टोरिकल रिटर्न कौन सा होता है वो देखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है वो देखेंगे, दोनों के फॉर्मूले देखेंगे। हिस्टोरिकल रिटर्न क्या होता है आपका, हिस्टोरिकल रिटर्न होता है डिविडेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है हिस्टोरिकल रिटर्न का, डिविडेंड प्लस चेंज इन एसेट प्राइस अपॉन परचेज प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो कैसे निकालोगे आप, वो इजी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि एक इन्वेस्टर है वो रिटर्न जानना चाहता है अपने दोनों स्टॉक्स के, ए और बी के, ठीक है। ए और बी के रिटर्न जानना चाहते हैं कि उसको अभी तक हर साल कैसे कैसे रिटर्न मिले हैं। तो कैसे निकालेगा, सब चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, डिविडेंड गिवन रहेगा आपको, एसेट प्राइस में कितना बदलाव हो रहा है वो गिवन रहेगा, परचेज प्राइस गिवन रहेगा, सब गिवन रहेगा। ए की बात कर लेते हैं पहले। ए के में क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, परचेज प्राइस दे रखा है, करंट प्राइस दे रखा है। तो हिस्टोरिकल रिटर्न कैसे निकालोगे, डिविडेंड प्लस चेंज इन एसेट प्राइस, एसेट प्राइस में कितना चेंज हुआ, करंट माइनस परचेज, 6 रुपए का चेंज हुआ, 2 + 6, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कितना आया 2 + 46 - 40 का 6, 8/40 मल्टीप्लाई, हाँ परसेंटेज टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। 46 - 46 + 2 8, 8/40 मल्टीप्लाई 100, कितना आया 20%, ठीक है। वो इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला इन्वेस्टमेंट का, ए वाले में जब उसने इन्वेस्ट किया था तो 20% का, ठीक है। अब सिमिलरली बात करते हैं बी का हिस्टोरिकल रिटर्न, वो मैं चाहूंगा आप खुद निकालो, क्वेश्चन नोट करते रहा करो, नोटबुक लेकर बैठा करो पेपर वो पढ़ते टाइम, ठीक है। हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ बी कैसे निकालेंगे, सेम है, डिविडेंड 3 रुपए का मिला था इसमें, एसेट प्राइस में कितने का चेंज आया था हिस्टोरिकल रिटर्न बी में, 4 रुपए का, 64 - 60 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल प्राइस है, बेस प्राइस है, ठीक है। 7/60 × 100, 11.6%, हिस्टोरिकल रिटर्न बी का भी आ गया, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है आपका भैया, इसमें प्रोबेबिलिटी देखते हो कि आपको जो रिटर्न मिला, जो आपको रिटर्न मिल चुका है वो एक्सपेक्टेड कितना था, ठीक है। मतलब एक्चुअल में एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे आप, जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो रिटर्न मिला आपको, ठीक है। मतलब मान लो आपको इतना इतना रिटर्न मिला पर उसमें एक्सपेक्टेड कितना था उसमें रिटर्न मिलने का, उसको वो ये बहुत ईजी है। मार्केट सिचुएशन, मान लो अगर मार्केट प्रॉस्परस है तो उसमें प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.30, मतलब 1 उसमें कन्वर्ट करा है इसने, ठीक है। 1 में से देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 1 से कम होती है ना,
तो अगर मान लो मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है तो 0.30 प्रोबेबिलिटी है कि आपको 20% रिटर्न मिलेगा, 30% चांसेस है। स्टेगनेंट है तो 40% चांसेस है कि आपको 16% रिटर्न मिले। अगर मार्केट में कोविड जैसी मंदी आ गई है तो देयर आर हाई चांसेस की 30% चांसेस की जो आपका रिटर्न होगा वो 10% होगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ओवरऑल जो रिटर्न होगा वो निकालना सीखेंगे। ओवरऑल आपका रिटर्न कितना आएगा, मान लो प्रॉस्परस है जिसकी 30% चांसेस है, अगर उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले तो 20 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 20/100 मल्टीप्लाई 30 तो हमारा कितना आ जाएगा 6%। और वैसे ही हमारा स्टेगनेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.4%, और इन दोनों को करेंगे तो -0.3%, हाँ है ना। और 10/100 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी 10 मल्टीप्लाई 0.30 0.3%। अब इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9.4%। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा एरर था, यहाँ पे 3% था, ठीक है 3.0%। तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न आया कितना है, 9.4% का। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा आपका वो कितना एक्सपेक्ट करके चलोगे आप अपना रिटर्न, कि आपको किसी भी कोई भी सिचुएशन है मार्केट में, आपको जो रिटर्न होगा एक्सपेक्टेड कुछ सालों बाद 9.4% तक का तो हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था, इसके लिए मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी आई थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो इसे अच्छे से करना ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा टफ भी पड़ता है एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स किन किन चीजों पे लगता है, किन किन चीजों पे हमारा जो इनकम टैक्स लगता है। एक तो सैलरी पे लगता है, पता होगा आपको। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, रेंट वगैरह आ रहा है, उस पर भी इनकम टैक्स लगता है। जो आपको प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहे हैं बिजनेस से, उस पे इनकम टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स हो रहे हैं उस पे भी इनकम टैक्स लगता है। अदर सोर्सेज, जो भी अदर सोर्सेज होते हैं उन पे भी इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स किस पे लगता है, सब चीजों पे लगता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि इनकम टैक्स हमारा इन इन चीजों पे लगता है, पर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा नया इनकम टैक्स स्लैब रेट आया है, पिछले बजट में आया था आई गेस। ठीक है, पिछले या पिछले से पिछले बजट में आया था। तो इसमें आपको क्या करना होगा, उस पहले क्या होता था आपको खाली ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ता था, पर अब न्यू टैक्स स्लैब भी आ चुका है जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लो मानना नहीं है, ये टेबल रटनी है आपको, मानने वाला नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या आपको देखना देख सकते हो आप कि अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम 2.5 लाख तक है ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ भी वो इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी करती है, ऑफ मतलब आपकी इनकम एनुअल इनकम इतनी वेरी करती है तो आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख है तो 20%, और अगर आपका साल का 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ठीक है, ये इनकम टैक्स के रूल थे कि आपको इन इनकम पे इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तक है तो कुछ भी टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 है तो 5%, 5 से 7.5 है तो 10%, 7.5 से 10 लाख है तो 15%, 10 से 12.5 लाख है तो 20%, 12.5 से 15 लाख है तो 25, 15 लाख से ज्यादा है तो 30%। ठीक है, ये ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब हो गया। ओल्ड टैक्स स्लैब में डिडक्शन भी हो जाया करती थी इन्वेस्टमेंट वगैरह से, न्यू टैक्स स्लैब में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था जिसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है आपको कि जो इनकम होती है, अगर सीनियर सिटीजन है मान लो, ठीक है सीनियर सिटीजन है, तो उसके में जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे तो 2.5 लाख तक था ओल्ड टैक्स स्लैब में न्यू टैक्स स्लैब दोनों में। पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम अगर 3 लाख तक है तो उसको 3 लाख तक पे भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसका इनकम टैक्स स्लैब कहां से स्टार्ट होगा सीनियर सिटीजन का, 3 लाख से 5 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। अब हमें करना है कुछ एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन मतलब कि किन किन चीजों से आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। टैक्स एग्जाम्पशन वगैरह सुना होगा आपने कि टैक्स आप कैसे टैक्स के अमाउंट को बचा सकते हो पे करने से, एंड डिडक्शन। ठीक है, ये भी डिडक्शन और एग्जाम्पशन दोनों टैक्स में से हम कैसे अपने आप को बचाएं, टैक्स कैसे कम पे करें। ठीक है, ये ओनली इन केस ऑफ ओल्ड रिजाइम, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जो इनकम टैक्स वगैरह जो स्लैब रेट्स आए हैं उसमें जो अगर आपका ओल्ड टैक्स स्लैब है तो उसमें ही आपकी डिडक्शन होती है, न्यू टैक्स स्लैब में डिडक्शन नहीं होती। ठीक है, ये पूरा ओल्ड टैक्स स्लैब पे बेस्ड है। तो कितने टाइप की एग्जाम्पशन होती है हमारी, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि
एक ये बेसिक डिडक्शन होती है कि जो इंडिविजुअल होता है वो जो उनकी ग्रॉस सैलरी इनकम है, मतलब कि एनुअल जो टोटल सैलरी इनकम है उनकी, उसमें से वो कह सकता है कि भैया मेरे को 50,000 रुपये माइनस कराने हैं। ठीक है, साल में अगर वो 50,000 रुपये स्टैंडर्ड बिना किसी कुछ प्रूफ दिखाए वो अपने टैक्स में से 50,000 रुपये डायरेक्टली कटवा सकता है। ठीक है, एक होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी होगी लीव ट्रैवल अलाउंस। मान लो कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को उसके ट्रैवल एक्सपेंस दे रहा है, मान लो कि वो छुट्टी मिल जाती है ना, एलटीसी मिलता है आपको कि 5-7 दिन घूमो, घूमने का खर्चा भी गवर्नमेंट देगी, प्राइवेट कंपनी देगी, और जो छुट्टी हो रही है उसका भी पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है। ठीक है, इसमें भी एग्जेम्पशन मिलती है, आप ये दिखा के अपना टैक्स वगैरह थोड़ा कम करा सकते हो, एग्जेम्प्ट करा सकते हो। और ये 4 साल में जो एलटीसी से एग्जेम्पशन होती है वो टैक्स की 2 बार हो सकती है। ठीक है, 4 साल में 2 बार आप एग्जेम्पशन के लिए डिमांड कर सकते हो। और नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को टू कवर द रेंटल एक्सपेंस। मतलब मान लो कि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे सरकारी अफसर्स वगैरह रहते हैं, वो उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसमें रहने का, मतलब उसमें उनको रहने का कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ता। तो ये मान पर ऐसा भी कभी कभी होता है जब क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते तो गवर्नमेंट उनको 25-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे देती है कि कहीं और आप अपने अकॉर्डिंग देख लो रहने के लिए जगह। ठीक है, तो ये हाउस रेंट अलाउंस दिखा के भी आप अपने टैक्स को क्या कर सकते हो, एग्जेम्प्ट कर सकते हो, कम दिखा सकते हो टैक्स को। ठीक है, कम कर सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं कि जो एग्जेम्पशन अमाउंट होती है हाउस रेंट अलाउंस से वो 50% होती है ऑफ सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 50% सैलरी का होगा, में डिडक्शन होगा हाउस रेंट अलाउंस का। और अगर आप टीयर बी या टीयर सी सिटी में रह रहे हो तो उसमें 40% सैलरी का डिडक्ट होगा हाउस रेंट अलाउंस की साइड से। ठीक है, 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का जो 40% है उसमें से ये हाउस रेंट को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी होता है जब मान लो कि आपने देखा होगा काफी लोगों को कि जो गवर्नमेंट उसमें काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, उनका वो 50-60 एक साल काम करने के बाद क्या होता है, उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजें फ्री मिलती है, कुछ कंपनी के शेयर मिल गए 3-4 करोड़ के, ऐसे कुछ उनको फ्री में दिया जाता है। वो फ्री चीज नहीं होती, वो ग्रेचुटी होती है कि इतने साल जो उन्होंने मेहनत करी है उसका फल दे देते हैं वो। ठीक है, उसके बदले वो इतनी छोटी सी चीज दे देते हैं, छोटी नहीं बहुत बड़ी चीज दे देते हैं, पर हाँ वो उसके बदले में ये सब चीजें आपको दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पशन अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पशन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन क्या होता है? ठीक है, डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शंस में बहुत सारे सेक्शंस हैं, इसमें मैंने कुछ 4 ही कवर करे हैं, पर इसके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वो उसका मैं आपको लिंक उन सेक्शन जो सेक्शंस है उस पीडीएफ का लिंक मैं आपको उसमें दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना उसको, सारे सेक्शंस को। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ठीक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट टू। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 पे क्या होता है? इसमें जो इंडिविजुअल है वो 1.5 लाख तक की डिडक्शन को क्लेम कर सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पीपीएफ, ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट से घट जाता है, मतलब जो आपको टैक्स देना पड़ रहा है उसमें से आप घटवा सकते हो वो। ठीक है, सेक्शन 80 सी। सेक्शन 80 डी क्या होता है? सेक्शन 80 डी अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू क्लेम डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, ये सेक्शन 80 डी ये कहता है, ये कहता है कि अगर मान लो आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की, ठीक है, कोई भी आप लाइफ इंश्योरेंस का 80 सी में आ गया, 80 डी में कहता है जो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो अपना या अपने स्पाउस का या चिल्ड्रन का, या उनकी आप एजुकेशन में खर्चा कर रहे हो, वो सब तुम्हारा किस में आ जाएगा? 80 डी में। हाँ, और 80 ई में क्या आएगा आपका? 80 ई में आएगा कि ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को जो भी मान लो ब्याज पे कर रहे हैं, उन्होंने मान लो एजुकेशन लोन ले रखा है या किसी भी तरीके का लोन ले रखा है, तो उसके लिए वो मतलब वो क्या कर सकते हैं, टैक्स में इंटरेस्ट को हटवा सकते हैं, जो एबिट अमाउंट होता है उसमें टैक्स हटवा, इंटरेस्ट हटवा सकते हैं, और इंटरेस्ट हटा के टैक्स पे करवा सकते हैं, उससे उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, और 80 जी क्या कहता है? सेक्शन 80 जी कि अगर मान लो आप कुछ कुछ सर्टेन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हो, कुछ भी डोनेशन करते हो, तो उस केस में भी आपका जो डिडक्शन है, टैक्स डिडक्शन हो जाता है। ठीक है,
और उसमें आप दिखा सकते हो टैक्स डिडक्ट करवाते टाइम कि भाई मैंने यहाँ जगह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल कुछ चैरिटी करी थी, तो मुझे ये चीज कटवानी है अपने उसमें से, तो वो घट जाती है। राइट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, बस एक ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल या प्रेफरेबली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन कैसे, इसमें सारे कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, मिस्टर में ये क्या कह रहे हैं, जो मिस्टर मेहुल है वो एक सैलरीड इंडिविजुअल है जिनकी सैलरी 15 लाख की है एनुअली। ठीक है, उनके पास होम लोन है जिसका जो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए इज पेड। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज इज पेड, जिसमें से 2 लाख रुपए उसने पे कर दिया इंटरेस्ट। ठीक है, 15 लाख सैलरी है, होम लोन जो उसका चल रहा था उसका जो ब्याज था 2 लाख का वो उसने पे कर दिया है। और जो उसका कंट्रीब्यूशन था पीपीएफ में 50,000 था, उसने पीपीएफ में 50,000 रुपए डाल रखे थे। जो उनके चिल्ड्रन फीस जा रही थी, ट्यूशन फीस जा रही थी, उनकी 70,000 जा रही थी। एंड इंश्योरेंस प्लान जो था उसका वो 30,000 का था। ठीक है, इंश्योरेंस प्लान ले रखा था उसने अपनी फैमिली के लिए 30,000 का। उसने 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रखे थे एनपीएस में भी, टू सेव एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स को सेव करने के लिए उन्होंने ये चालबाजी भी कर रखी थी। एंड साथ साथ उसने 25,000 रुपए ले रखे थे मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए उसने मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले रखी थी। अब तुम्हें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि कौन से टैक्स रिजाइम उसको चूज करनी चाहिए थी और क्यों करनी चाहिए थी। उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के रूल सेक्शंस याद होने चाहिए, जब भी आप ये टेबल कर पाओगे। याद नहीं है तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, और उसके बाद आप वो जो शीट है उससे सारे सेक्शन याद कर लो, फिर आप क्वेश्चंस करने पे आओ। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे आप, पहले तो ये लिखेंगे फॉर कितने साल की कितनी एनुअल इनकम है उसकी, 15 लाख रुपए की विद एग्जेम्पशन। ठीक है, डिटेल्स क्या लिखेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, डिटेल्स, एक साइड ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक साइड न्यू टैक्स रिजाइम। दोनों के केस में उसकी 15 लाख रुपए सैलरी थी, ग्रॉस टोटल इनकम में 15 लाख लिख दिया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो स्टैंडर्ड कितना कटने का मैंने बताया था आपको, पहले भी रूल में बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो एनुअल सैलरी है उसमें से आप स्टैंडर्ड 50,000 रुपए डिडक्ट करवा सकते हो बिना क्वेश्चन के। ठीक है, आपने करवा दिए। ठीक है, उसके बाद अंडर स्टेटमेंट 80 सीसीसीडी, अंडर स्टेटमेंट 80 सीसीसीडी क्या कह रहा है, 50,000 रुपए। कौन से 50,000 रुपए, सीसीसीडी वाले मैंने आपको लिखवाए नहीं थे, पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसकी पीडी जो ये अलग अलग सेक्शन है उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना कि सीसीसीडी में क्या आएगा, 80डी में क्या आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो अपना अंडर सेक्शन 80 सीसीसीडी है वो क्या कहता है कि अगर आप कुछ भी एनपीएस में अमाउंट ऐड कराते हो तो 50,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एनुअल सैलरी में से। ठीक है, पर इसकी कंडीशन क्या है आपकी कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 50,000 हो सकती है। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं आपको बार बार कि एक बार आप वहां पे जाना पीडीएफ में, और पीडीएफ में सारे सेक्शंस एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी रहेगा फिर आपके लिए क्वेश्चन करना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, व्हाट्सएप पे चले जाना, वो भी पॉसिबल नहीं है तो यूट्यूब कम्युनिटी पे ऐड कर दूंगा, ये जो सेक्शंस है उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, इतना, दिस इज द लास्ट दैट आई कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी डी में 50,000 लिख दिया, जो मैक्सिमम एनपीएस का क्लेम कर सकते थे हम। एनपीएस की अमाउंट कितनी थी, कितना उसने कंट्रीब्यूट करा था एनपीएस में, 50,000 उसने कंट्रीब्यूट किया था एनपीएस में टू सेव एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, एनपीएस में जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा सेव किया था उसने, तो वो उसने क्लेम मांग लिया उसका एनपीएस का भी अंडर सेक्शन 80डी। अब 80डी में कौन सा आएगा, अगर उसने अपने लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो उस केस में वो अमाउंट भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो हमने ले लिया 25,000 भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी ले लेंगे। ठीक है, हम सारी डिडक्शन दिखा रहे हैं, 80डी का भी दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, होम लोन कितना था इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन था हमारा, ये रहा, ही हैड अ होम लोन इन विच इंटरेस्ट जो था वो 2 लाख रुपए था। ठीक है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, तो वो 2 लाख रुपए की भी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो 2 लाख की डिडक्शन भी क्लेम कर दी, तो 4,75,000। अभी हम खाली ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। फिर टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी आपकी, ओल्ड माइनस जो मतलब सॉरी टैक्स टोटल इनकम माइनस जो खर्चे करा था आपने, वो करने के बाद आपके पास जो टैक्सेबल इनकम बची 10,25,000 बची। इसमें से करेंगे हम, इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम।
तो इसमें हमने देखा कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी वो हमारी कितनी थी, 10,25,000, और टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना था, 1,20,000। ठीक है, टैक्स निकल गया था 1,20,000 का, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना था, 4800 रुपये। अब हमने क्या करा, टैक्स ऑन टोटल इनकम और एजुकेशन सेस को दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, 1,24,800। इससे हमारा निकल गया कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा इस 15 लाख पे, कितना करना पड़ेगा, 1,24,800। वहीं अगर न्यू टैक्स रजीम है तो वहाँ पे भी क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम वही से रहेगी 15 लाख रुपए, और इसमें कोई डिडक्शन नहीं होंगे। ठीक है, 15 लाख है और इसमें कोई डिडक्शन नहीं होंगे, तो 0 रुपीज़ डिडक्शन के टैक्सेबल इनकम कितनी होगी आपकी, इसमें 15 लाख की 15 लाख ही रहेगी। 15 लाख पे कितना परसेंट लगेगा, इसमें 15 लाख का लगेगा, ये आपका वैसे लगेगा, ब्रेक ब्रेक करके लगेगा, राइट। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो बता देना, मैं इस पे भी वीडियो प्रॉपरली बना दूंगा। तो 15 लाख पे अगर आपने टैक्स लगाया तो कितना बना, 1,25,000 रुपये। और उसके बाद जो आपका एजुकेशन सेस पेबल होगा वो कितना होगा, जैसे यहाँ पे था आपका 4% का था, इसमें भी आपका 4% होगा, तो 5,000 आ गया। 1,25,000 प्लस 5,000, 1,30,000। ठीक है, ये दोनों टैक्स रिजीम से हमारी अलग अलग अमाउंट आ चुकी हैं। एंड अब इसमें पूछा है विच टैक्स रिजीम शुड बी ऑप्टेड। अब आपको ये देख के तो समझ आ ही जाएगा, जिसमें टैक्स कम देना पड़ रहा है वो टैक्स रिजीम शुड बी ऑप्टेड। तो ये क्या बोल रहे हैं, मिस्टर मेहुल हैज टू चूज द ओल्ड टैक्स रिजीम बिकॉज इस टैक्स लायबिलिटी इज लोअर इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम एज कम्पेयर टू द न्यू टैक्स रिजीम, राइट। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जितने भी न्यूमेरिकल्स का कंपेडियम था वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस कर रहे होंगे अबाउट ऑल द क्वेश्चन, तो इसमें हमने देखा कि अबाउट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको चाहिए होगी वीडियो इस पे डिटेल में तो वील डू दैट टू। इसमें आपको क्वेश्चन शीट मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस ऑल यू हैव टू डू इज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ग्रुप ज्वाइन करने में तो फील फ्री टू रीच मी आउट, ठीक है, ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सो टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू सून।